आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था को उबारने में सरकार की निर्णायक भूमिका होगी एसबीआई की। जानेंगे पूरा समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। आदिवासियों को वनाधिकार मिलने का काम अब तेज़ी से होगा। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से इसी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ये नहीं उठा सकते फ़ायदा। जानिए कौन कौन से लोग नहीं उठा पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि का फ़ायदा। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। पंजाब में घुसपैठ कर रहे 5 पाकिस्तानियों को बीएसएफ ने किया ढेर। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था दिल्ली में दबोचा गया आईएस आतंकी अबू यूसुफ। भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की थी साजिश। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से कि किस तरीके से उसे दबोचा गया और कहां फिर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर बारामूला मुठभेड़ में मारा गया आतंकी। मुठभेड़ जारी, अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहले समाचार की ओर। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अर्थव्यवस्था को उबारने में सरकार का निर्णायक भूमिका होगी एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रिजर्व बैंक अपनी दर कटौती चक्र के अंतिम छोर के करीब है, क्योंकि मुद्रास्फीति में मौजूदा स्तर से बहुत अधिक कमी आने की उम्मीद कम है। अर्थशास्त्रियों ने शुक्रवार को कहा, ऐसे में अब अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का दायित्व सरकार के पाले में पहुंच गया है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक का ब्यौरा सामने आने के एक दिन बाद एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की यह टिप्पणी आई है। बैठक के ब्यौरे के अनुसार यह साफ हो गया है कि मौद्रिक समीक्षा की पिछली बैठक में ब्याज दरें की यथावत रखने की मुख्य वजह ऊंची मुद्रास्फीति थी। इस साल मार्च में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद रिजर्व बैंक 2 बार में नीतिगत दर में 1.15% की कटौती कर चुका है, जिससे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके। हालांकि रिजर्व बैंक ने अगस्त में नीतिगत दर में कोई कटौती नहीं की, जिससे कईयों को हैरानी हुई। एसबीआई अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि हम अर्थव्यवस्था में तेजी से पुनरुद्धार की ओर उम्मीद करते हैं तो इसे राजकोषीय नीति की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि हम ब्याज दर कटौती चक्र के अंत में पहुंच गए हैं। मुद्रास्फीति के मौजूदा स्तर से बहुत नीचे आने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में बड़ी कटौती की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने संकेत दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दरों में 0.25% की कटौती हो सकती है। उनका मानना है कि जुलाई में जो मुद्रास्फीति 9.9% पर रही है, उसके नीचे आने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े पैमाने पर खरीद की है, उससे मुद्रास्फीति के 0.35 से 0.40% और ऊपर जाने का अनुमान है। आपूर्ति श्रृंखला में जो बाधा खड़ी हुई है, उसमें फिलहाल राहत के संकेत नहीं दिखाई देते हैं। कई राज्यों में यह स्थिति देखी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आदिवासियों को वनाधिकार मिलने का काम अब तेजी से होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासियों को वनाधिकार मिलने का काम अब तेजी से होगा। वनाधिकार कानून के तहत जो नियम और गाइडलाइन बनाए गए हैं, वह वन मंत्रालय उसका अक्षरशः पालन करेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए वन मंत्रालय सभी राज्यों को पत्र लिखेगा। मुंडा शुक्रवार को नई दिल्ली में वनाधिकार पट्टा से संबंधित बैठक के बाद बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को उनका निजी स्वामित्व पट्टा और सामुदायिक संसाधनों के अधिकार पर वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संयुक्त महामंत्री विष्णुकांत एवं गिरीश कुबेर की उपस्थिति में बैठक हुई। बैठक में आदिवासियों को वनाधिकार मिलने का काम अब फास्ट ट्रैक पर होने का
ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुंडा ने कहा कि निजी पट्टाधारियों के संबंध में जो मामले विभिन्न स्तरों पर अभी तक लंबित है, उनका अति शीघ्र समाधान कर अविलंब पट्टे प्रदान करने पर सहमति बनी। अब हर 3 माह में दोनों मंत्रालय बैठक कर कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में यह बात सामने आई कि सामुदायिक स्तर पर वनाधिकार को मान्यता देने का कार्य अब एकमात्र 8 से 10% ही हुआ है। उसे सुनिश्चित अवधि में मिशन मोड में 100% करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक लक्ष्य के साथ इसे पूरा करने में सफल होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगर आप एक किसान हैं तो यह समाचार आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ये फायदा नहीं उठा सकते। जानिए क्या है नियम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त 2000 रुपये लाभार्थियों किसानों के खाते में आने लगे हैं। इस योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी किसान के बैंक खाते में केंद्र सरकार 6000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। 6ठी किस्त आने के बाद काफ़ी किसान इस बात से परेशान है कि क्या वह इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ हम आपको पीएम किसान योजना से जुड़े नियम व शर्त बता रहे हैं। इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा। पहला नियम, आपके नाम नहीं है खेत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की ज़मीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकता। दूसरा नियम, इन किसानों को नहीं मिलता लाभ। अगर कोई खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ तीसरा नियम, 10,000 से अधिक पेंशन वाले को नहीं मिलेगा फ़ायदा। अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10,000 रुपये से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। आयकर देने वाले परिवार को भी इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ अगले नियम की ओर, छोटे और सीमांत परिवार को लाभ। दिशा निर्देशों में छोटे और सीमांत किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि 2 हेक्टेयर अथवा इससे कम है। इन्हें नहीं मिल सकता फ़ायदा। जो खेती की ज़मीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। गांव में बहुत से किसान दूसरों के खेती पर किसानी का काम करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। खेत के मालिक को फसल का कुछ हिस्सा या पैसे देते हैं। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 5 पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया, हथियार बरामद। भारत में घुसपैठी की कोशिश कर रहे 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने पंजाब के तरन तारण बॉर्डर के पास मार गिराया। बीएसएफ की 103 बटालियन के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा के करीब डल सीमा चौकी पर संदिग्ध गतिविधियां देखी, जिसके बाद शनिवार तड़के इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पंजाब से लगती पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों ने 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। तरल तारण के खेमकरण में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई शनिवार को तड़के हुई। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बीएसएफ की 103 बटालियन के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा के करीब डल सीमा चौकी पर संदिग्ध गतिविधियां देखी, जिसके बाद उन्होंने तड़के करीब
4:45 पर गोलियां चलाई। घुसपैठियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तलाशी अभियान जारी है। एनकाउंटर के बाद एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। बता दें कि सीमा पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की तरफ से होने वाले घुसपैठ की कोशिश हमेशा विफल हो जाती है। पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही नशे के कारोबार के लिए भी घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था दिल्ली में दबोचा गया IS आतंकी अबू यूसुफ। भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश। दिल्ली के धौला कुआं के पास मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस IED के साथ एक ISIS ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि आतंकी को इस्लामिक स्टेट के कमांडर्स अफगानिस्तान से कंट्रोल कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार ISIS ऑपरेटिव को इस्लामिक स्टेट द्वारा खुरासान प्रांत ISKP के कमांडरों द्वारा अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और वह भारत में आतंकी वारदातों की योजना बना रहा था। वह कश्मीर की IS संस्थाओं के संपर्क में भी था। उसे जांच के लिए अपने मूल स्थान बलरामपुर UP से लाया जा रहा है। इसके साथ ही वह ISIS ऑपरेटिव इस्लामिक स्टेट के साथ खुरासान प्रांत ISKP के संचालकों के साथ साइबर स्पेन के जरिए भी संपर्क में था। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मार्च महीने में भी सुरक्षा एजेंसियों ने दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर से खुरासान मॉड्यूल से जुड़े एक कश्मीरी दंपत्ति सामी और हिना को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केंद्रीय खुफिया इकाई के खास ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ था कि दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत IS के खुरासान मॉड्यूल के निशाने पर है। यह मॉड्यूल खास तौर से दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों की माने तो IS का यह खुरासान मॉड्यूल पिछले 3 वर्षों से दिल्ली को निशाने पर लेने की कोशिश में जुटा है। केंद्रीय खुफिया इकाइयों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन के दौरान इस मॉड्यूल से जुड़े कुछ संदिग्धों को दबोच कर उस वक्त उनकी इस नाकाम मंशा का खुलासा किया था। इसके लिए इस सीमा पार में बैठे खुरासान मॉड्यूल के आकाओं ने स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े इस कश्मीरी दंपत्ति को दिल्ली भेजा था। बीते साल से ही यह दंपत्ति CAA के विरोध में एक बड़ा देशव्यापी नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। जांच एजेंसियां की माने तो पकड़ा गया आरोपी शामी इस्लामी स्टेट के खुरासान विंग से वर्ष 2018 में ही जुड़ा था। वह इस मॉड्यूल के पाकिस्तानी कमांडर हुजैफ अल पाकिस्तानी से जुड़ा था, जिससे कश्मीरी युवाओं को आतंकी समूह में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पाकिस्तानी के मारे जाने के बाद भी शामी व उसकी पत्नी के बारे में यह खुफिया सूचना थी कि वह अब भी IS नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी शामी व उसकी पत्नी हिना मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुंडीबाल शिवपोरा के रहने वाले हैं। यह ओखला बिहार के पास जमिया नगर में एक मकान की दूसरी मंजिल पर रहते थे। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ा यह दंपति देश में नफरत फैलाने में जुड़े थे। इसके लिए ये सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर कोई गुमनाम ID बनाकर लोगों से संपर्क करते थे। इनके घर में 4 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, एक बाहरी हार्ड डिस्क और कुछ
भड़काऊ सामग्री बरामद की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर बारामूला मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकवादी। मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर में बारामूला में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया है कि ऑपरेशन अभी जारी है। मुठभेड़ बारामूला के सलूसा इलाके में चल रही है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजरों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे के गोलीबारी और मोर्टार के गोले दागे। अधिकारियों ने बताया कि हीरानगर सेक्टर के करोल मथना इलाके में सीमा चौकी पर संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटना शुक्रवार रात 11:30 बजे हुई, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दोनों ओर से रात भर गोलियां चली और शनिवार सुबह 4:40 पर गोलीबारी बंद हुई। इससे भारतीय पक्ष में किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। गोलीबारी से सीमाई इलाकों में रहने वाले लोगों में जरूर दहशत पैदा हो गई और उन्होंने भूमिगत बंकरों से रात गुजारी। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ घुसपैठ को रोकने के लिए वहां निर्माण कार्य कर रहा है और इसमें व्यवधान डालने के लिए पाकिस्तान लगातार हीरानगर सेक्टर में अग्रिम चौकियों और गांव को निशाना बना